हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का अगला भाग, जिसका नाम है बहरी मौत और जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी। राजनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित इस घने जंगल नेशनल फॉरेस्ट को सरकार ने सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है, परंतु फिर भी कुछ शिकारी शेर और चीतों की बेशकीमती खालों के लालच में यहाँ पर अवैध रूप से आते हैं। उनमें से कुछ बदकिस्मत तो जंगल के खतरों के हाथों अपनी जान गंवा बैठते हैं और कुछ ज़्यादा बदकिस्मत जंगल के उस भाग तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा है। जैकी, यह क्या है? यह आदमी यहाँ पर शेरों के साथ क्या कर रहा है? पता नहीं, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ से वापस भाग चलो। पागल हो गए हो क्या? शेर चीतों का शिकार करते हो और एक बहरूपियों से डर रहे हो? छी, डर का ऐसा समझ, इसको तो मैं अभी गोली से उड़ा सकता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। दो आदमियों की गंध मुझ तक भी आ रही है, लेकिन मैं उनको भागने का पूरा मौका देना चाहता हूँ। पर एक शिकारी भागने के मूड में नहीं था, जबकि दूसरा डर से थर थर काँप रहा था। जैकी, गोली मत चलाना, वरना हमारे हाथ एक भी शिकार नहीं आएगा। जैकी, रुक जाओ, तुम बेवकूफ़ हो। लेकिन जैकी की कांपती उंगली ट्रिगर पर दब चुकी थी, पर निशाना कच्चा था। गोली ने आदमी के बजाय उलाव के परखचे उड़ा दिए, लेकिन आदमी तो आदमी, जानवर तक अपनी जगह से नहीं हिले जब तक तब तक लबादेधारी के हाथ में पकड़ा हंटर हवा में नहीं हिला। अगले ही पल मूर्ति की तरह बैठे शेर और बब्बर शेरों ने में बिजली सी फुर्ती आ गई थी और अब जैकी चाहकर भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि भागने के सभी रास्तों पर मौत खड़ी थी। लेकिन समद ने अब तक अपने होशो हवास कायम रखे थे। उसने अपनी राइफल तानी और ट्रिगर दबा पाने से पहले ही राइफल हवा में उछल जाती है। साथ ही साथ लबादे के अंदर से एक फुसफुसाती आवाज़ उभरी, तुम दोनों बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम दोनों की बेकार जिंदगी एक बहुत महान प्रयोग के काम आएगी। अगले ही क्षण एक भयंकर गोरीले ने झाड़ियों से निकलकर दोनों शिकारियों को हवा में उठा लिया और झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। कुछ समय बाद जब थर थर कांपते दोनों शिकारी वापस आए तो उनके कपड़े बदल चुके थे। कपड़े देखते ही हिंसक जानवरों के चेहरे पर एकदम से क्रूरता उभर आई और फिर शिकारियों की दर्दनाक चीखों से जंगल गूंजने लगा। प्रयोग सफल हो गया था। हा हा, मैं कामयाब हो गया। अब मैं अपनी बाकी बची जिंदगी का मकसद पूरा करूंगा और वह है बदला। बदला, आओ मेरे साथ। पालतू कुत्तों की तरह भूखे शेर अपने मालिक के पीछे जंगल के घोर अंधकार की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब उनके रहने की जगह पर हड्डियों के ढेर और गिद्धों के अलावा कुछ नहीं बचा था। दूसरी तरफ राजनगर में जिंदगी चहल पहल से भरपूर थी। अभी और कितना समय लगेगा रमजान भाई? कम से कम 2 महीने, ज़्यादा भी लग सकते हैं। जानते हो ध्रुव, उस बूढ़े ने हमारे पीडब्ल्यू विभाग को 15 करोड़ की चोट पहुंचाई है। ऐसे 2-3 और होते तो भाई मैं तो चांद पर जाके रहने लगता। हा हा, तुम तो मजाक करने लगे, वरना मैं जानता हूँ कि खतरों से खेलने में तुम किसी से पीछे नहीं हो। देखो ध्रुव, यह चिड़ियों का झुंड अचानक कहाँ जा रहा है? क्या कोई भूकंप आने वाला? ध्रुव ने ऊपर देखा। आकाश के पूर्वी छोर से हजारों चिड़िया इधर ही आ रही थी। अगले ही पल ध्रुव के गले से एक कांपती चहचहाहट उबली और जवाब में झुंड के आगे उड़ रही एक चिड़िया तेजी से नीचे उतरी। ओह, क्या कहा तुमने? कमाल है ध्रुव, यानी कि तुम पशु पक्षियों से वाकई बात कर सकते हो। हर पशु पक्षी की बोली तो मैं नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन अधिकतर पशु पक्षियों से मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन सभी के साथ ही पला बड़ा हूँ। अच्छा तो बताओ, यह चिड़िया क्या कह रही थी? यह कह रही थी कि शेर आ गए हैं। उफ, यानी चिड़ियाघर में कोई नया शेर आया है। नहीं रमजान, चिड़िया शेरों की प्रवृत्ति पहचानती है। यह जिन शेरों की बात कर रही थी वे शिकार पर निकले जंगली शेर है। लो, तुमने शिकार की बात की और यहाँ लंच का सायरन बजा। आओ, आज यहीं लंच करो। चलो भाई, आज फ्री का खाना ही सही। इसी वक्त राजनगर के पूर्वी हाईवे पर एक वैन तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ रही थी। तभी ड्राइवर ने कुछ देखा। ओह, यह देहाती तो बीमार लगता है, शायद अस्पताल जाना चाहता है। कहो भाई, कहाँ जाना है? ड्राइवर की बात पूरी होने से पहले ही देहाती ने चादर उतार फेंकी और ड्राइवर के कुछ समझने से पहले ही उसकी गर्दन एक शिकंजे से कस गई थी। कुछ मिनटों बाद ड्राइवर का निष्प्राण शरीर हवा में झूल रहा था। हा हा तबाका, तेरा तो खाने का इंतजाम हो गया और मेरा गाड़ी का। वैन एक बार फिर से तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ने लगती है।
अब सबसे पहले मुझे एक गुप्त जगह से अपना कुछ सामान लेना है और उसके बाद हम अपना खेल शुरू करेंगे। इसी वक्त ध्रुव इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। शेर आ गए हैं का क्या अर्थ हो सकता है? क्या बात है ध्रुव, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस यूं ही बिना परेशान हुए। इनका खाना कहाँ पचता है पापा? अरे श्वेता, तू कहाँ से आ रही है और तूने यह क्या पहन रखा है? मैं डिपार्टमेंटल स्टोर से आ रही हूँ पापा, और यह ड्रेस आज का लेटेस्ट फैशन है। इसको हर स्टोर वाले ध्रुव क्रेज कहकर बेच रहे हैं। मैंने तो इसको सिर्फ भैया का दिल रखने को पहना है, लेकिन पूरे शहर में तो इसका बुखार चढ़ा है, बुखार। इस शहर के लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, है ना मिस्टर ध्रुव? तारीफ के लिए धन्यवाद मिस श्वेता। अब तक आपकी जुबान थोड़ी थक गई होगी, उसको जरा आराम दोगी? सच्चाई तो कोई सुनना ही नहीं चाहता है। मैं तो चली इस कूड़ा ड्रेस को वापस करने। जो पैसे वापस मिले उससे एक टेप खरीद ना मत भूलना अपने मुंह पर चिपकाने के लिए। उफ, इसके जाते ही कितनी शांति हो गई है। अब बताओ ध्रुव, तुम क्या सोच रहे थे जो इतने परेशान हो? मैं एक चिड़िया की बात सुनकर परेशान हूँ। उसने कहा है कि शेर आ गए हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? नेशनल फॉरेस्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बेटे। हो सकता है कि कोई शेर भटकता हुआ शहर तक आ गया हो, लेकिन इसमें चिंता की क्या बात है? यह काम हम पुलिस वालों पर छोड़ दो। वह चिड़िया एक से ज़्यादा शेरों की बात कर रही थी पापा, और शेरों का झुंड कभी रास्ता नहीं भटकता है। सच पूछिए तो शेरों का झुंड में चलना ही एक आश्चर्यजनक बात है। खैर, सोचने से कुछ नहीं होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे किसी भीषण खतरे का आभास हो रहा है। आईजी राजन खामोश रहे। वे जानते थे कि ध्रुव के आभास कभी गलत नहीं होते हैं। दूसरी तरफ शहर में ध्रुव क्रेज वाकई छूत की तरह फैला हुआ था। आज तो मज़ा आ गया श्वेता। आज पहली बार हम सब लोग एक ही तरह की ड्रेस पहने हुए हैं, और वह पोशाक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है। बिल्कुल करेक्ट कहा तुमने। तेरे भाई की कलर चॉइस तो दाद देनी पड़ेगी। ये दाद खाज अपने पास रखो, मेरे भैया को इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब अपने अपने घर जाना है या नहीं, या यहीं पार्क में सोना है? अरे बाप रे बाप, बात करते करते 7 बज गए, भागो। मेरी मम्मी ने तो डंडे को तेल पिलाना शुरू कर दिया होगा। पार्क में भी सन्नाटा हो गया है, कहीं कोई गुंडा वुंडा मिल गया तो। ओह मोटू, इतने सारे ध्रुवों को देखकर वह आत्महत्या कर लेगा। तभी अरे वो देखो, यह बछड़ा रास्ते में कितने आराम से बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन इसकी खाल का रंग इतना पीला क्यों लग रहा है? क्योंकि यह बछड़ा नहीं है भोलूराम, यह शेर है, शेर, बब्बर शेर। आभास पाकर शेर ने एक झटके से अपना सर घुमाया, और पोशाकों का रंग देखते ही उसकी आंखें खूंखार हो उठी। वह बच्चों के झुंड की तरफ लपका, लेकिन तब तक बच्चों ने भागना शुरू कर दिया था। जिसका जिधर सींग समाया वह उधर ही भाग खड़ा हुआ। शेर भी कुछ पलों तक अपनी जगह पर रुका रहा, क्योंकि उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका शिकार कौन सा है। मुझे किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों की जान बचानी है, और इसके लिए मुझे शेर का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। तभी श्वेता चिल्लाती है। अब तक बिजली की सी फुर्ती से भाग रहे सारे बच्चे नज़रों से ओझल हो चुके थे। अब शेर के सामने सिर्फ एक शिकार था, और अब वह भी भ्रमित नहीं था। मेरे सारे दोस्त अब सुरक्षित हैं, और मुझे शेरों से निपटना आता है। श्वेता का हाथ अपनी बेल्ट में छुपे अल्ट्रासोनिक यंत्र पर पड़ा, और उसमें से निकलकर अल्ट्रासोनिक तरंगे हवा में तैरने लगी। हम मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन पाते हैं, परंतु कोई भी पशु अल्ट्रासोनिक तरंगों को सहन नहीं कर सकता है। पर शेर तो बढ़ता ही आ रहा है, यानी इस पर अल्ट्रासोनिक तरंगों का कोई असर नहीं हो रहा है। तो श्वेता बिटिया, सिचुएशन कहती है कि भागो। अगले ही पल श्वेता ने एक तरफ भागना शुरू किया, लेकिन भूखे शेर से पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता है। इस दृश्य को 2 जोड़ी आंखें बड़े गौर से देख रही थी। हा, देखा तबाका, हमारे पालतू शहर के वातावरण में भी अपनी ट्रेनिंग को नहीं भूले हैं। लेकिन दूसरी तरफ भी घटनाएं तेजी से घट रही थी। ध्रुव भैया, अरे बंटी, तुम क्या हुआ? श्वेता तो ठीक है ना? श्वेता शेर के पास एल्फर्ड पार्क में। अरे यह तो बेहोश हो गया। क्या हुआ ध्रुव? बंटी बेहोश हो गया है मम्मी, तुम इसे संभालो, मैं अभी आया। लेकिन सुनो ध्रुव इस समय तक सड़क पार कर चुका था। शेर के सामने श्वेता, वह डरपोक तो शेर को देखते ही बेहोश हो गई होगी। हे भगवान, मेरे पहुंचने तक उसे सुरक्षित रखना। श्वेता को इस समय दुआओं की बहुत सख्त जरूरत थी। ओह, सामने तो रास्ता बंद है, यानी अब मुझे शेर का सामना करना ही पड़ेगा। श्वेता ने तेजी से इधर उधर देखा। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बचा सकती है, और वह है यह लोहे की ग्रिल उठाकर श्वेता तब तक पलटी जब तक मौत छलांग लगा चुकी थी। उसी पर श्वेता के दोनों हाथ हवा में उठे, और लोहे के दोनों कीले नेजे अपने निशाने पर जा घुसे।
दर्द से दहाड़ते शेर ने अपना भारी पंजा हवा में लहराया और श्वेता का बाजू खून से तरबतर हो गया। शेर की चित्कार से आसपास का पूरा वातावरण गूंज उठा था। यह तो शेर की दहाड़ थी। हे भगवान, श्वेता को तो कुछ नहीं हो गया है। ध्रुव की मोटरसाइकिल पार्क से कुछ ही दूरी पर थी, तभी पागलों की तरह भागता एक अंधा और बदहवास शेर ध्रुव की मोटरसाइकिल से पूरे जोर से आ टकराया। ध्रुव उछल कर दूर जा गिरा। अरे तबाका, यह तो ध्रुव है, लेकिन हमारा शेर भागता हुआ क्यों आ रहा है? गाड़ी का दरवाजा खोल कर रखो, जल्दी करो। इधर ध्रुव जब तक उठ पाता, भागता हुआ शेर पास की गली में मुड़कर गायब हो चुका था, और ध्रुव जब तक उठकर गली में पहुंचता है तब तक शेर गायब हो गया। लेकिन 1 मिनट में यह दूर जाती वैन की आवाज़, हवा में पेट्रोल की महक, अभी अभी यहाँ से कोई वैन गई है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वह शेर इसी वैन में बैठकर भागा है, लेकिन वह जाएगा कहाँ, उसको तो मैं ढूंढ ही लूँगा। अभी तो मैं देखूँ कि श्वेता किस हाल में है। और पार्क के कोने में, उफ, यह शेर का बच्चा भागते भागते भी एक पंजा मार ही गया है। मुफ्त में आधा लीटर खून का नुकसान हो गया मेरा। और तभी श्वेता, श्वेता, अरे यह तो भैया की आवाज़ है। अब तो बढ़िया सा नाटक करना होगा। श्वेता, श्वेता, तू ठीक ठीक तो है ना? अरे तू तो डर से काँप रही है। शेर मुझे मारने आया था, मुझे बचा लो। डर मत, डर मत, शेर भाग गया है। चल घर चलते हैं, आओ। और फिर भागने का रास्ता ही नहीं था। मैं तो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। शेर ने मुझ पर छलांग लगाई, लेकिन उसका निशाना चूक गया। वह मेरे बजाय बगल में रखी ग्रिलों पर जा गिरा, और फिर पता नहीं क्यों वह दौड़ता हुआ वापस भाग गया। वह इसलिए क्योंकि उसकी आंखों में लोहे के नुकीले नेजे घुस गए थे बहादुर। लेकिन उसने भागते भागते तुम्हारे हाथ में पंजा भी मार दिया, इसलिए अब 2 दिनों तक तुम्हारा घर से निकलना बंद है। उफ मम्मी, क्या कह रही हो? और इन 2 दिनों में सिर्फ तुम आराम करोगी, और सिर्फ आराम। अब बताओ श्वेता, की जिस समय शेर को तुम लोगों ने देखा उस समय पार्क में और लोग थे या नहीं? हाँ, कुछ लोग तो थे भैया, लेकिन थोड़े से ज़्यादा नहीं। लेकिन शेर ने उन लोगों पर हमला नहीं किया। नहीं, हम लोगों को देखने से पहले तो वह गाय की तरह चुपचाप बैठा था। अब मुझे यह थोड़ा मामला समझ में आ रहा है। श्वेता की बात ने ध्रुव के दिमाग में खलबली मचा दी। आश्चर्य की बात है, शेर अवश्य ही पार्क में थोड़ी देर से बैठा होगा, लेकिन उसने पार्क में बैठे अन्य लोगों पर हमला क्यों नहीं किया? श्वेता के ग्रुप और अन्य लोगों में ऐसा क्या फ़र्क था जो देखकर शेर उत्तेजित हो उठा? जहाँ तक मैं समझता हूँ, फ़र्क सिर्फ एक था, पोशाक का और मेरी पोशाक का। है यानी शेर को मेरी पोशाक पर हमला करने के लिए सधाया गया है, और श्वेता पर हमला इस की जांच का एक अंग है। इंटरेस्टिंग। अब तो यह सारा मामला व्यक्तिगत हो रहा है, पर कुछ भी हो, इस मामले को यहीं ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस शहर में फैला ध्रुव क्रेज कई बच्चों की मौत का कारण बन जाएगा, और इसका कारण एक प्रकार से मैं खुद होऊंगा। अगले दिन इतना तो स्पष्ट है कि जो भी जंगली शेरों को शहर में लाया है वह शेरों को पूरी तरह से छुपा कर रख रहा होगा। इसलिए किसी पशु या पक्षी से मुझे कोई मदद नहीं मिल सकती है। इसलिए शेरों की तलाश के लिए कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा। जो आदमी 1 से ज़्यादा शेरों को यहाँ लाया होगा, उसे एक दिन में कम से कम 70 किलो गोश्त की ज़रूरत पड़ती होगी, और वह गोश्त उसे दुकानों से ही मिल सकता है। आहा, आइए ध्रुव भैया, आज हमारी याद कैसे आई? एक ज़रूरी काम पड़ गया है खान भाई। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके काम आ सकूं। कहिए क्या खिदमत करूं? खान भाई, काम जरा टेढ़ा है। मैं शहर की उस गोश्त की दुकान का नाम जानना चाहता हूं जो एक ही ग्राहक को पिछले 2-3 दिनों से लगातार 70 किलो से ज़्यादा गोश्त बेच रहा हो। अरे इसमें क्या दिक्कत है? इस शहर का सारा माल एक ही जगह से आता है, बकर मंडी से। वहाँ पर चलकर इस बात का पता 2 मिनट में लग जाएगा। अरे कल्लू, जरा दुकान संभालना, मैं बाहर जा रहा हूँ। हम सीधे मंडी के मुंशी के पास चलेंगे ध्रुव भाई। उसके पास हर खरीद बिक्री का रिकॉर्ड रहता है, और फिर मुंशी के पास रोज़ 70 किलो के ऊपर गोश्त। मैं समझ गया साहब कि यह कौन हो सकता है। कौन हो सकता है मुंशी जी? अरे वही अपना बन्ने। हाँ साहब, बन्ने ही होगा, क्योंकि पहले तो एक बकरा खरीद कर ले जाता था, तो फिर पूरे 4 दिन बाद ही मुँह दिखाता था, लेकिन इधर 2 दिनों से लगातार 3-3 बकरे खरीद कर ले जा रहा है पट्ठा। यह बन्ने कौन है खान भाई? मैं जानता हूँ, आइए मेरे साथ। बन्ने की दुकान शहर से बाहर जीटी रोड पर है। उसके ग्राहकों में गांव वाले ही ज़्यादा रहते हैं। यहाँ से दाहिने चलिएगा, और फिर हाँ साहब, ऊपर वाले की इनायत से बिक्री तो बढ़ गई है। आजकल रोज़ सवेरे एक ग्राहक आकर पूरे 2 कट्टे बकरे खरीद कर ले जाता है और खरे नोट दे जाता है। वह कौन है? कैसी शक्ल है उसकी? कहाँ रहता है वह? शक्ल तो साहब हम नहीं देख पाए। वह अपना चेहरा ना जाने क्यों ढक कर रखता है, लबादा भी पहने रहता है, और एक वैन से आता है। वैन से? तब तो यह वही आदमी है। वह किधर से आता है?
वह गुदुर गांव की तरफ से आता है। अभी आपके आने से आधा घंटे पहले ही तो आया था। शुक्रिया बन्नी जी, आपने मेरी बहुत मदद की। खान भाई, आप मेरा यही इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आता हूँ। और फिर ध्रुव पूर्वी हाईवे पर गुदर गांव की तरफ बढ़ चला। वह आदमी जरूर शहर के बाहर ही रुका होगा ताकि किसी की नज़र उस पर ना पड़े। रहने के लिए भी उसने कोई सुनसान जगह ढूंढी होगी जहां पर दूर दूर तक कोई मकान ना हो, जैसे वह पुरानी हवेली। हवेली के आसपास गिरते उड़ते गिद्ध इस बात को साबित करते हैं कि शेरों की टोली यहाँ पर हो सकती है। सुनो भाई, वह हवेली किसकी है? वो साहब, वो तो उजाड़ हवेली है। वहाँ पर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। वहाँ पर सुना है कि भूत रहते हैं। भूत? तुम मानते हो भूतों को? पहले तो नहीं मानता था साहब, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। कल रात को भी मैंने एक लबादा पहने भूत को वहाँ पर देखा था। लबादा पहने? अच्छा, धन्यवाद भाई। काहे का धन्यवाद साहब, बताने में कोई पैसा थोड़ी ही ना लगता है। क्यों? राम राम साहब। लबादा पहने आदमी, यानी मैं सही जगह पर पहुँचा हूँ। वह आदमी जो कोई भी हो यहीं पर छुपा है, लेकिन इस समय हवेली के अंदर जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी हर हरकत पर हवेली से कड़ी नज़र रखी जा रही होगी। मैं आज रात को यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ वापस आऊँगा और तब इस रहस्य पर से पर्दा उठ सकेगा। अपना शिकार पिंजरे के बाहर तक आ गया है तबाका। मुझे पता था कि यह लड़का मुझको निराश नहीं करेगा। मैं इसका इंतजार करूंगा। दिन का उजाला धीरे धीरे रात के अंधेरे में बदलने लगा, लेकिन वह आकृति अपनी जगह से हिली तक नहीं। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो वह छोकरा अब तक आता ही होगा। कुछ आ रहा है तबाका, शायद ध्रुव ही है। नहीं, यह तो कोई देहाती है जो अपनी भैंसों को घर ले जा रहा है। ध्रुव अब तक कहीं नज़र नहीं आ रहा है। उसका ख्याल सही था। पास के गांव का दूध वाला अपनी भैंसों को चराने के बाद घर ले जा रहा था, लेकिन दूरबीन के पीछे बैठी आंखें यह नहीं देख पाई थी कि आखिरी भैंस के साथ एक सवारी और थी। जैसे ही भैंस हवेली के पास से गुजरी, ध्रुव एक तरफ कूदता है। यहाँ तक तो मैं आराम से आ गया हूँ, अब देखना है कि इस हवेली के अंदर क्या है। घिरते अंधेरे और परछाइयों के बीच ध्रुव तेजी से हवेली के पिछवाड़े की तरफ बढ़ा। अंदर घुसने के लिए पिछवाड़े की खिड़की यहाँ पहले से ही खुली है। वाह, किस्मत तेज है बेटा तेरी। बिना कोई आवाज़ किए ध्रुव खामोशी से हवेली के अंदर दाखिल हो गया। पूरी हवेली अंधकार और सन्नाटे की चादर में घिरी हुई थी। कुछ मिनटों बाद ध्रुव को अपने निर्णय पर शक होने लगा। यहाँ पर तो एकदम सन्नाटा है, हालांकि हवा में शेरों की गंध मौजूद है, पर कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? क्या वह आदमी मेरे आने से पहले ही इस हवेली को छोड़कर जा चुका है? तभी हवेली का सन्नाटा एक इंजन की गड़गड़ाहट से टूट गया। कहीं पर कोई जनरेटर स्टार्ट हुआ है। अगले ही पल ध्रुव ने अपने आप को तेज रोशनियों से घिरा हुआ पाया। तेज रोशनियों से चौंधियाई उसकी आंखें जब देखने की अभ्यस्त हुई तो उसने अपने आप को एक हॉल के बीचों बीच खड़ा हुआ पाया, लेकिन चारों तरफ का वातावरण कुछ जाना पहचाना सा था। तभी एक आवाज़ गूंजी, स्वागत है ध्रुव, अपने चारों तरफ का नज़ारा ठीक से देख लो, क्योंकि यह तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दृश्य है। यह तो ग्लोबल सर्कस का रिंग है, लेकिन ग्लोबल सर्कस तो सालों पहले ख़त्म हो गया था। हाँ, ग्लोबल सर्कस की मौत के जिम्मेदार तुम हो, मैं। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। हाँ, बताऊंगा। मरने के पहले तुम मेरी सूरत जरूर देखोगे, यह मेरा वादा है। लेकिन वह बाद में नकापोश का हाथ एक हैंडल पर कस गया और ध्रुव को चारों तरफ से घेरता हुआ एक लोहे का पिंजरा छत से नीचे आ गिरा। पहचानो ध्रुव, पहचानो, यह वही पिंजरा है जिसका इस्तेमाल ग्लोबल सर्कस में शेरों को आइटम दिखाने के लिए होता था, और अब इसमें कमी है तो सिर्फ शेरों की कमी है। इससे पहले कि ध्रुव कुछ समझ पाता, पिंजरे के दो तरफ के 2 दरवाजे खिले और 2 भूखे शेर ध्रुव की तरफ बढ़ने लगते हैं। तुम जो भी हो, पर शायद यह नहीं जानते कि शेर मेरी बोली समझते हैं और मैं उनकी बोली, इसलिए शेरों से निपटना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो कोशिश करके देख लो तुम। तभी ध्रुव के गले से एक आवाज़ उभरती है, लेकिन अरे, ये दोनों शेर तो बढ़ते ही आ रहे हैं, यानी ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। ओह, यह तो मैं तुमको बताना ही भूल गया था कि ये दोनों शेर बहरे हैं। ये तुम्हारी बातें नहीं सुन सकते और इनको खास तौर से तुम पर ही हमला करने के लिए सधाया गया है। पर घबराओ मत, मैं तुमको बचने का पूरा मौका दूंगा। यह लो, और अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो। इस छुरे के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन मेरे पास शेरों को रोकने के और भी तरीके हैं, और बेहोशी की दवा से भरी यह डाइट। अच्छा हुआ कि मैं इस परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार था। अगले ही पल ध्रुव का हाथ घुमा और डाइट नज़दीक वाले शेर के बदन में जा घुसी, लेकिन दवाई के असर से शेर सिर्फ लड़खड़ाया और फिर आगे बढ़ने लगा।
ओफ, यह शेर काफ़ी ताकतवर लगता है। एक डाइट का इस पर ज़्यादा असर नहीं हुआ है और अब सोचने का वक्त नहीं है। मुझको इस दूसरी और आखिरी डाइट का इस्तेमाल भी इसी पर करना पड़ेगा। ध्रुव का हाथ तेजी से घूमा और दूसरी डाइट भी लड़खड़ाते शेर के बदन में जा घुसी। बेहोशी की दवा की मात्रा दुगनी होते ही शेर धराशायी हो गया, लेकिन ध्रुव को संभलने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि दूसरा शेर ध्रुव पर छलांग लगाने ही वाला था। अब मुझको सिर्फ यह छुरा ही बचा सकता है, लेकिन क्या मैं इस तक अब पहुंच सकता हूं? ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अगले ही पल उसे पीछे हट जाना पड़ा। उफ, अब मैं छुरा नहीं उठा सकता हूँ। अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, जिसमें जरा सी भी चूक का अर्थ है एक निश्चित मौत। इससे पहले कि ध्रुव या शेर कुछ समझ पाता, ध्रुव उसकी पीठ के ऊपर था और उसकी उंगलियां शेर की गर्दन पर फौलाद की तरह कसी हुई थी। शेर का दम घुटने लगा। वह पागलों की तरह ध्रुव को गिराने की कोशिश करने लगा, लेकिन ध्रुव के फौलादी हाथ शेर की गर्दन पर कसते ही चले गए। आखिरकार शेर का विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और अब ध्रुव के पास वक्त बहुत कम था। अब सबसे पहला काम इस पिंजरे से बाहर निकलना है और यह काम यह छुरा करेगा। ध्रुव का हाथ तेजी से घुमा और छुरा हवा में चल पड़ता है। निशाना सच्चा था। पिंजरा वापस छत में सिमटने लगा। साथ ही साथ ध्रुव का बदन भी ऊपर उछला और नकाबपोश के कुछ समझ पाने से पहले ही ध्रुव और नकाबपोश आमने सामने थे। अब मुझे ये देखना है कि तुम कौन हो। ध्रुव ने एक ही झटके से नकाब को खींच लिया और यह भयानक चेहरा रोशनी में चमक उठा। ध्रुव एक पल में वह क्रूर चेहरा पहचान गया था। जुबिस को तुम? हाँ, पहचान गए। जुबिस को तुम जिंदा हो? हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मैं तेरी मौत का तमाशा देख सकूं। मैं जानता हूं कि तुम आज तक यही समझ रहे थे कि मुझे शेर ने मार डाला है, पर नहीं। मेरे शरीर का लगभग आधा मांस खाने के बाद उसकी भूख शांत हो गई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसे करंट लगा और वह बेहोश हो गया। मैं जब तक घिसटता हुआ बाहर आता तब तक करंट खत्म हो चुका था। मैं किसी तरह सड़क के किनारे पहुंचने में कामयाब हुआ। मेरी किस्मत से तभी वहां से एक भला आदमी कार से गुजर रहा था। मेरी हालत पर तरस खाकर उसने मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपनी कार में लाद लिया, लेकिन रास्ते में मैं बेहोश हो गया। वह भला आदमी यह सोचकर घबरा गया कि मैं मर गया हूँ और इसी घबराहट में वह मुझे नेशनल फॉरेस्ट के बाहर छोड़कर भागा। और जब मुझे होश आया तो मैं किसी जंगली कबीले के लोगों से घिरा हुआ था। वे मुझे अपने साथ अपने कबीले में ले गए थे। उनकी आश्चर्यजनक जड़ी बूटियों के लेप से मेरे घाव कुछ महीनों में ही भर गए, लेकिन जो मांस शेर खा चुका था वह वापस नहीं आ सका। यह मेरा दूसरा जन्म था। शायद तुम्हारे प्रति घृणा ने ही मुझे जिंदा रखा था। ध्रुव, ठीक होने के बाद मैं कबीला छोड़कर जंगल में और अंदर चला गया। वहाँ पर मैंने कबीले वालों की मदद से 3 शेर और पकड़े। अपने सर्कस के अनुभव और कबीले वालों की कुशलता से मैंने उनको तुम पर हमला करने की ट्रेनिंग दी, और जब उन शेरों की ट्रेनिंग पूरी हो गई तो मैं उन सबको लेकर राजनगर चला आया, ताकि मैं तुमको वही मौत दे सकूं जो तुमने मुझको देने की कोशिश की थी। और इसमें अब तुम नाकामयाब रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है जुबिस्को, लेकिन अब तुमको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस को अब तक उस व्यक्ति की तलाश है जिसने जुपिटर सर्कस में आग लगाई थी। हाँ, तो तुम यह समझ रहे हो कि मैं अब तुम्हारी बात मानने को मजबूर हूँ। लेकिन बेटे, मैंने अपना ट्रम्प का इक्का तो अभी चलाई ही नहीं है। तभी वह किसी का नाम पुकारता है, तबाका। दरवाज़ा टूटने की आवाज़ सुनकर ध्रुव तेजी से पलटा और उसकी आंखें फैल गई। उसके सामने एक विशालकाय गोरिल्ला जो खड़ा था। घबराओ मत बेटे, यह गोरिल्ला बहरा नहीं है। तुम चाहो तो इससे बात कर सकते हो। यह मेरा मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि यह जानता है कि मैं गोरिल्लों की भाषा नहीं जानता हूँ। पहला वार मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो मुझको एक ही वार में ढेर कर सकता है। ध्रुव के वार का तबाका पर हल्का सा असर हुआ, लेकिन तबाका के एक वार ने ध्रुव की सारी शंकाओं को सिद्ध कर दिया था। इससे पहले कि ध्रुव संभल पाता, उसका शरीर एक भारी बोझ के नीचे दब गया। ध्रुव की ताकत हर पल कम होती जा रही थी, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बरकरार थी। ध्रुव ने अपनी बची खुची ताकत को समेटा और तबाका उछलकर पीछे जा गिरा। एक गोरिल्ला को सिर्फ ताकत के बूते पर हरा पाना असंभव है, इसलिए अब ताकत के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। गुस्से से पागल तबाका एक बार फिर ध्रुव की तरफ लपका, लेकिन ध्रुव ऐन वक्त पर तेजी से एक तरफ हटा और उसका पैर तबाका के पैरों में उलझा और तबाका का शरीर रेलिंग पार करता हुआ नीचे फर्श पर शेरों के बीच में आ गिरा। ध्रुव तेजी से कंट्रोल पैनल की तरफ लपका। उसने कंट्रोल पैनल का हैंडल दूसरी तरफ खींचा और तीनों जानवरों को लोहे के पिंजरे में ने अपने घेरे में ले लिया था। अब ध्रुव जुबिस्को की तरफ मुड़ा।
अफसोस जुबिस्को कि तुम्हारा ट्रम्प का इक्का तो चिड़ी का जोकर निकला, लेकिन तुम यह मत समझना बेटे कि मैं बाजी हार गया हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक और हथियार है। लेकिन ठीक उसी पल हवेली के एकांत कमरे में रखा पुराना जनरेटर अपनी पूरी क्षमता पर चलने के कारण काफ़ी गर्म हो चुका था। ओह ऊपर, अपने भगवान को याद कर ले बेटे, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। अरे ये धुआं कैसा लगता है कि जनरेटर ऑफ। ध्रुव ने धुएं का पूरा फायदा उठाया और जुबिस्को के हाथ से पिस्तौल छूट कर दूर जा गिरी। अब तक आपकी लपटें भड़क उठी थी, यह क्या? अब तो भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। जुबिस्को तेजी से बाहर की तरफ भागता है। ध्रुव भी जुबिस्को के पीछे लपका, लेकिन एकाएक वह रुक गया। उफ, यह तो मैं भूल ही गया कि तीनों जानवर पिंजरे में बंद हैं और अगर उनको छोड़ा नहीं गया तो वे आग में झुलस कर मर जाएंगे। ध्रुव फिर कंट्रोल पैनल की तरफ लपकता है। उधर जुबिस्को भी सीढ़ियाँ लगभग उतर ही चुका था और तभी लोहे का घेरा खुल गया। दोनों शेर और गुरीला तबाका भी होश में आ चुके थे। धुएं और आग के कारण तीनों जानवर क्रोधित और दहशत में थे और वे किसी पर भी हमला करने को तैयार थे। वैसे भी धुएं के कारण कुछ भी देखना असंभव था। ध्रुव सिर्फ एक चीख सुन पाया, यह तो जुबिस्को की आवाज़ लग रही है, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही है। अब यहाँ पर रुकना असंभव है और ध्रुव खिड़की से बाहर कूद जाता है। ध्रुव ने संभल कर पीछे देखा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी हवेली को आग की लपटों ने अपने आगोश में ले लिया था। अंदर से किसी का भी बाहर आ पाना अब असंभव लगता था। आग को बुझाना पाना भी अब असंभव ही था, लेकिन फिर भी ध्रुव अपने स्थान पर रुका खड़ा रहा तब तक जब तक पूरी हवेली राख के ढेर में तब्दील नहीं हो गई। आसमान में सुबह की लाली भी धीरे धीरे फैलने लगी थी, लेकिन हवेली से कोई भी बाहर नहीं आया। जुबिस्को को भाग्य ने वही मौत दे दी थी जो कभी उसने जुपिटर सर्कस को दी थी। खेल खत्म हो चुका था। ध्रुव मुड़ा और धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगता है और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।